हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको रेफ्रिजरेशन में कुछ हम न्यूमेरिकल कराएंगे। तो पहला न्यूमेरिकल आपका है, किसी रेफ्रिजरेशन निकाय का सीओपी ज्ञात कीजिए यदि कार्य इनपुट 80 किलोजूल पर केजी हो तथा रेफ्रिजरेशन द्वारा 160 किलोजूल पर केजी रेफ्रिजरेशन प्रभाव उत्पन्न होता हो। तो अगर हम एक सिंपल रेफ्रिजरेटर को रिप्रेजेंट करते हैं, ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं, तो ये आपका हॉट बॉडी जिसका टेम्परेचर T2 होता है, यहाँ रेफ्रिजरेंट R होता है और यहाँ पर आपका कोल्ड बॉडी जिसका टेम्परेचर T1 होता है। तो यहाँ से हम Q1 हीट इस T1 टेम्परेचर से लेते हैं और इस पर W वर्क डन होता है और यहाँ पर जो Q2 हीट जाता है, Q2 इक्वल टू होता है Q1 प्लस W। ये हमने कल आपको लेक्चर में बताया था। तो यहां से हम देखते हैं जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसका मतलब आप ये कह लीजिए, या तो ये टेम्परेचर T1 लेते हैं या फिर ये Q1 हीट जो यहां से निकाला जा रहा है उसकी वैल्यू होती है। तो जैसे जो भी न्यूमेरिकल में वैल्यू दी हुई हो, सीओपी इक्वल टू रेफ्रिजरेटर केस में जो आपका ऊपर होता है या तो T1 होता है या तो Q1 होता है अपान W होता है। तो W अगर दिया डायरेक्ट W यूज करते हैं और W नहीं दिया W जहां क्या यूज कर सकते हैं, Q2 माइनस Q1 यूज कर सकते हैं। तो COP इक्वल टू इस फार्मूले से हो जाएगा Q1 अपान W और Q1 की वैल्यू 160 दी हुई है, W की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है आपका 80 है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से COP की वैल्यू 2 आ जाएगा। और जो COP होता है हीट और वर्क का रेशियो होता है, वर्क भी एक तरह का हीट होता है, इस वजह से इस COP की कोई यूनिट नहीं होती है। तो ये तो एक सिंपल न्यूमेरिकल था। अगले न्यूमेरिकल की हम बात करें, अगला न्यूमेरिकल है, एक मशीन कार्नोट चक्र पर आधारित है जो 305 केल्विन से 260 केल्विन तापमान के बीच कार्य करता है। मतलब यहाँ पर जिन दो टेम्परेचर के बीच में ये मशीन कार्य करेगा वो टेम्परेचर दिया है। तो यहाँ पर ये 305 केल्विन हाईयर टेम्परेचर है, आपका T2 हो जाएगा और 260 केल्विन लोअर टेम्परेचर है, आपका T1 हो जाएगा। COP की गणना कीजिए। कब COP की गणना कीजिए? पहला, मशीन जब रेफ्रिजरेटर की तरह कार्य करता हो। तो रेफ्रिजरेटर के केस में आपका डायग्राम बनेगा T2 रेफ्रिजरेशन R और T1। यहां से Q1 हीट जाएगी, यहां पर रेफ्रिजरेटर के थ्रू वर्क किया जाएगा और यहां से Q2 हीट जो होगा वो Q1 प्लस WR के इक्वल होगा। तो यहां पे हमने बताया था कि जो डिजायर्ड इफेक्ट होता है वो या तो ये टेम्परेचर लिया था या तो ये हीट ली जाती है। तो रेफ्रिजरेटर केस में आपका जो COP हो जाएगा वो हो जाएगा T1 अपान और वर्क डन Q2 माइनस Q1 की जगह पर हम T2 माइनस T1 ले सकते हैं। तो ये T2 माइनस T1 हो जाएगा। तो यहां पर COP ऑफ R मतलब रेफ्रिजरेटर का जो COP होगा वो T1 मतलब 260 अपान T2 305 माइनस 260। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो 5.78 के आसपास आएगी। तो यहां पर रेफ्रिजरेटर का जो COP आएगा वो 5.78 आ जाएगा। इसके बाद अगर यही मशीन सेकेंड केस में जब ऊष्मा पंप की तरह कार्य करता है, जब ये पंप की तरह कार्य करेगा तो यहां पर सिर्फ हम पंप ले लेंगे और वर्क डन WP हो जाएगा और यहां पर WP हो जाएगा। और ऊष्मा पंप के केस में जो डिजायर्ड इफेक्ट होता है वो या तो टेम्परेचर T2 लेते हैं या हीट Q2 लेते हैं। तो अगर हम पंप के केस में, ये आपका पहला पार्ट COP ऑफ रेफ्रिजरेटर हुआ, दूसरा COP ऑफ पंप के लिए हो जाएगा, ऊपर आपका T2 आएगा, T2 अपान T2 माइनस T1। तो T2 कितना है? 305 है और अपान 305 माइनस 260। इसको हम सॉल्व करेंगे तो COP ऑफ पंप जो आएगा वो आपका आ जाएगा करीब 6.78 के आसपास आ जाएगा। ये आ जाएगा 6.78। या इसको हम जो COP ऑफ पंप और COP ऑफ रेफ्रिजरेटर में रिलेशन एस्टेब्लिश किए थे उस रिलेशन से भी फाइंड करते हैं। तो COP ऑफ पंप और COP ऑफ रेफ्रिजरेटर में
रिलेशन हमने क्या बताया था, सीओपी ऑफ पंप इक्वल टू 1 प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो 1 प्लस रेफ्रिजरेटर का सीओपी हम निकाल चुके हैं 5.78, तो ये कितना आ जाएगा 6.78, चाहे हम इस फार्मूले से निकाल लें चाहे इस रिलेशन से निकाल लें। थर्ड केस, जब आपका मशीन ऊष्मा इंजन की तरह कार्य करता हो, तो ऊष्मा इंजन के केस में हम सीओपी नहीं निकालते बल्कि उसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी ऑफ इंजन अगर हम निकालते हैं तो क्या आएगा, एफिशिएंसी ऑफ इंजन ईटा ई इक्वल टू, ये आपका फार्मूला हो जाएगा T2 माइनस T1 अपॉन जो फार्मूला होता है T2 होता है। तो यहां से वैल्यू पुट करेंगे 305 माइनस 260 अपॉन 305, तो ये एफिशिएंसी की वैल्यू जो आएगी 1 से कम आएगी, और 1 से कम कितनी आएगी 0.147 आ जाएगी। तो इस तरीके से आपका ये सेकंड न्यूमेरिकल जो है इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम अगर थर्ड न्यूमेरिकल की बात करते हैं, थर्ड न्यूमेरिकल आपका है एक कार्नाट रेफ्रिजरेटर इंजन, एक कार्नाट रेफ्रिजरेटर इंजन 270 केल्विन पर ऊष्मा अवशोषित करता है तथा 300 केल्विन पर ऊष्मा निष्कासित करता है। यानी यहां पर भी आपके दोनों टेम्परेचर दिए हुए हैं, क्या क्या गिवन है, T1 गिवन है 270 केल्विन और T2 गिवन है 300 केल्विन। निम्न की गणना कीजिए सीओपी, तो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर फार्मूला सामने है, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर इक्वल टू T1 अपॉन T2 माइनस T1। इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर की वैल्यू आ जाएगी 270 अपॉन 300 माइनस 270, तो 270 अपॉन 30, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर की वैल्यू 9 आ गई। अब इसके बाद क्या फाइंड करना है, यदि चक्र 270 केल्विन पर इतना ऊष्मा अवशोषित करता है, मतलब 1130 किलो जूल पर मिनट ऊष्मा अवशोषित करता है, तो कार्य की गणना कीजिए, कार्य की गणना किलो जूल पर सेकंड में कीजिए। यानी जो ऊष्मा अवशोषित कर रहा है, ऊष्मा अवशोषित कहां से करता है, ये आपका Q1, रेफ्रिजरेटर जो ऊष्मा को अवशोषित करता है वो आपका Q1 की वैल्यू होती है। तो यहां पर Q1 की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है 1130 किलो जूल पर मिनट। लेकिन कार्य W की वैल्यू जो निकालना है किलो जूल पर सेकंड में निकालना है, तो हम इस किलो जूल पर मिनट को किलो जूल पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो ये Q1 इक्वल टू 1130 अपॉन 60 किलो जूल पर सेकंड हो गया, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये Q1 की वैल्यू आएगी 18.83 आ जाएगी किलो जूल पर सेकेंड। अब अभी हमने बताया था सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर जो फार्मूला होता है कितना हम हीट सिस्टम से ले रहे हैं और अपॉन वर्क डन होता है। तो इस फार्मूले का अगर हम यूज कर लें तो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर इक्वल टू Q1 अपॉन W फार्मूला होता है। यहां पर हमें Q1 की वैल्यू पता है और जो रेफ्रिजरेटर का सीओपी पता है, तो वैल्यू पुट कर देंगे तो 9 इक्वल टू Q1 18.83 अपॉन वर्क डन, तो W इक्वल टू आ जाएगा 18.83 अपॉन 9। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आएगी, तो ये वैल्यू लगभग आपकी आ रही है 2.1। W इक्वल टू 2.1 किलो जूल पर सेकेंड। अब थर्ड पार्ट क्या निकालना है, यदि कार्नाट ऊष्मा पंप रेफ्रिजरेशन के समान तापांतर पर कार्य करे तो सीओपी, मतलब ये जो रेफ्रिजरेटर है अगर ये पंप की तरह कार्य करने लगे तो सीओपी की वैल्यू क्या होगी। तो हमें पता है सीओपी ऑफ पंप को हम फार्मूले से भी निकाल सकते हैं और रेफ्रिजरेटर और पंप के फार्मूले जो रिलेशन होता है उससे भी निकाल सकते हैं। तो अगर हम रिलेशन का यूज कर लें तो 1 प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर निकाल चुके हैं 9 आया हुआ है, तो सीओपी ऑफ पंप की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आपकी वैल्यू आ जाएगी 10 आ जाएगी। इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है,
ऊष्मा पंप कितने किलो जूल पर मिनट ऊष्मा प्रवाहित करेगा 300 केल्विन पर। यदि 1130 किलो जूल पर मिनट ऊष्मा 270 केल्विन पर अवशोषित करता है। मतलब ये आपका टेम्परेचर 270 केल्विन है और यहां पे से जो ऊष्मा अवशोषित हो रहा है Q1 की वैल्यू आपकी 1130 किलो जूल पर मिनट है और T2 मतलब 300 केल्विन पर कितना ऊष्मा आएगा, मतलब Q2 की वैल्यू आपको निकालना है। तो इसके लिए जो आपका फार्मूला आपका COP आप पंप टेम्परेचर के टर्म में जानते हैं, वही फार्मूला हीट के टर्म में भी होता है। तो फार्मूला हो जाएगा COP आप पंप इक्वल टू डिजायर्ड इफेक्ट ये है, यानी Q2 अपॉन Q2 माइनस Q1। तो टेम्परेचर के टर्म में अगर हम फार्मूला लिखते हैं तो आपका COP आप पंप इक्वल टू T2 अपॉन T2 माइनस T1 होता है, और अगर यही हीट के टर्म में लिखते हैं तो COP आप पंप इक्वल टू Q2 अपॉन Q2 माइनस Q1 हो जाता है। सेम इसी तरह से अगर रेफ्रिजरेटर के लिए हम COP का फार्मूला हीट के टर्म में लिखेंगे तो अगर यही COP ऑफ रेफ्रिजरेटर की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ Q1 आ जाएगा और नीचे का टर्म वही रहेगा। अब इस फार्मूले में COP ऑफ पंप की वैल्यू हमें पता है, Q1 की वैल्यू पता है, हमें Q2 की वैल्यू फाइंड करना है। तो COP ऑफ पंप 10 Q2 फाइंड करना है, Q2 माइनस Q1 आपका कितना है 1130। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके जब Q2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट 1256 किलो जूल पर मिनट आ जाएगा। तो इस तरह से हम अलग अलग तरीके के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। जो फार्मूले यूज होंगे कोफिशिएंट COP ऑफ पंप टेम्परेचर के टर्म में या हीट के टर्म में, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर के टर्म में या फिर हीट के टर्म में, या सीधा हम COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इक्वल टू Q1 अपॉन W, इन सब फार्मूले के हेल्प से जो भी न्यूमेरिकल हैं सब के सब सॉल्व हो जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग पहले चैप्टर पर बेस जितने न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करिएगा। किसी न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको हम देखेंगे, हम आप लोगों को एक शीट देंगे, उस शीट के सारे न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक यू।